नमस्कार मित्रों, कुमार होम स्टडी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे मिले। आज के वीडियो में हम संविधान सभा प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और इन प्रश्नों की व्याख्या भी साथ साथ में की जाएगी। आपके बहुत से कंसेप्ट हैं वो इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक आप सभी प्रश्नों को देखें। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 7 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। तो इसका उत्तर है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। इसमें प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जो सबसे वरिष्ठ थे। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी। इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई और इस तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, उद्देश्य संकल्प, जिनको 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया था। और उसमें वो उद्देश्य, आदर्श और वो लक्ष्य थे जिनके आधार पर बाद में हमारे संविधान का निर्माण किया गया। तो ये तीन जो तारीखें हैं वो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस आयोग की योजना के अनुसार हुआ था? देखिए, संविधान सभा की जो मांग थी वो लंबे समय से चली आ रही थी। उसके बाद में अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया और संविधान सभा का जो गठन किया गया उसका उत्तर है कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में, उसकी योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें जो क्रिप्स मिशन 1942 है, इसमें संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने सहमति दे दी थी। पहली बार ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजों ने माना कि भारतीय शासन को चलाने के लिए भारतीयों के द्वारा एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये क्रिप्स मिशन में उन्होंने माना था। फिर कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया और माउंटबेटन योजना जो है वो भारत पाकिस्तान विभाजन और पाकिस्तान की अलग संविधान सभा उसके बाद में बन गई थी। अगला देखो, परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 292, 386, 375, 389। तो इसका उत्तर है 389। इसमें से 389 में से जो कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार उस टाइम भारत में 3 प्रकार के शासित क्षेत्र थे। एक ब्रिटिश प्रांत थे और दूसरे थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जहाँ पे आयुक्त शासन चलाते थे और तीसरी थी देसी रियासतें। तो कुल सदस्य तो थे 389, जो प्रति 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य। इसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। तो 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे ये जो संख्या है ये, और कुल सदस्य 389 थे। 1947 में विभाजन के बाद कुल सदस्य 299 रह गए। तो इस प्रकार 292, 389 और 299 ये तीनों बिंदु हैं, ये आपको याद रखने। 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, कुल सदस्य 389। अगला प्रश्न, संविधान के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार हुआ था? यानी संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसमें जो सदस्य थे वो किस प्रकार आए थे? तो उसका उत्तर आपको आंसर में जो ऑप्शन मिलेगा, अंशतः निर्वाचित और अंशतः मनोनीत। तो इसमें संविधान सभा में निर्वाचित सदस्य भी थे जो प्रांतों से निर्वाचित होकर आए थे और मनोनीत भी थे जो देसी रियासतों के द्वारा मनोनीत किए गए थे। इसके बारे में विस्तार से मैंने अपने संविधान सभा के वीडियो में बता रखा है। और प्रांतों से जो सदस्य चुन के आए थे उनके निर्वाचित होने की जो पद्धति थी वो थी एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से वो चुन के आए थे। और देशी रियासतों से जो सदस्य थे वो मनोनीत थे। तो इस प्रकार संविधान सभा के जो सदस्य थे वो अंशतः निर्वाचित थे और अंशतः मनोनीत थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950। तो इसका उत्तर है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और 24 नवंबर 1949 को अगर हम देखें तो इस दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था और अंशतः लागू किया गया था। कुल 16 अनुच्छेद इसमें लागू हो गए थे। फिर 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई और संविधान सभा के कुल सत्र जो 11 सत्र हुए थे उसके बाद में एक बैठक हुई थी, तो इसको भी एक सत्र मान लिया जाता है। तो कुल सत्र 12 हुए थे
और इस जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, इसमें राष्ट्रपति को चुन लिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। 26 जनवरी 1950 को उन्होंने पदभार ग्रहण किया और भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। इसी दिन जो संविधान सभा थी उसका विघटन कर दिया गया था और अब जो संविधान सभा थी वो अंतरिम संसद के रूप में ही काम करेगी। और 26 जनवरी 1950 को आपको सबको पता है हमारा संविधान पूर्णतः लागू हुआ और राष्ट्रपति के पदभार ग्रहण करने के कारण इस दिन हमारा देश था वो एक गणतंत्र बन गया और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और 24 नवंबर 1949 को, तो ये 24 नवंबर को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया, तो इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न राजस्थान से संबंधित है कि राजस्थान से संविधान सभा में निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? जसवंत सिंह, जयनारायण व्यास, मुकुट बिहारी भार्गव और गोकुल लाल असावा। तो देखिए ये जो चारों थे ये संविधान सभा के सदस्य राजस्थान से थे। राजस्थान से कुल 12 सदस्य थे जिनमें 11 देशी रियासतों से मनोनीत थे और एक अजमेर मेरवाड़ा जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश के समान, वहां से एक निर्वाचित थे मुकुट बिहारी भार्गव। तो इस प्रकार राजस्थान से 12 सदस्य थे और ये चारों जो है ऑप्शन में, ये चारों ही संविधान सभा के सदस्य थे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान की जितनी भी संविधान के निर्माण के लिए जितनी समितियां बनाई गई थी उनमें सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति या मसौदा समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जयनारायण व्यास, के.एम. मुंशी, डॉक्टर अंबेडकर। तो डॉक्टर अंबेडकर थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इसमें कुल 7 सदस्य थे, अध्यक्ष समेत 7 सदस्य थे और कुल जो लोग इसमें शामिल हुए वो थे 9 लोग कुल शामिल हुए थे, वैसे सदस्य 7 थे। तो इसके कुल 3 वाचन हुए थे और ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो ड्राफ्ट तैयार करके और फिर अध्यक्ष महोदय को सौंप दिया, उस पर संविधान सभा में 3 वाचन हुए और 3 वाचन के दौरान जो संशोधन आए उन पर विस्तार रूप से चर्चा की गई और लगभग 2500 के लगभग संशोधनों को चर्चा में शामिल किया गया। और संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो अंत में संविधान बना 24 जनवरी 1950 को, जिसपे संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, 284 सदस्यों ने, उस संविधान को हस्तलिखित किया था रायजादा ने। रायजादा थे, उन्होंने इसको हस्तलिखित किया यानी हाथ से लिखा और बोस जो थे उन्होंने इस पर चित्रकारी की थी। इसका सारा जो विवरण है वो मैंने वीडियो में दे रखा है। अगला प्रश्न है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो B.N. राव, बेनेगल नरसिंह राव इसके संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने निःशुल्क कार्य किया था और संविधान के सलाहकार थे ये। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। और देखिए संविधान पे सर्वाधिक प्रभाव डॉक्टर अंबेडकर का होने के कारण उन्हें संविधान का पिता कहते हैं। भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर अंबेडकर को कहते हैं। अब प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में भारत को बताया गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष गणराज्य। तो ये चारों ऑप्शन है, इनमें से जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। यानी भारतीय संविधान में प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बताया गया है। इनके क्रम को भी आपको याद रखना है, क्रम से संबंधित भी प्रश्न आ जाता है कि ये क्रम, तो ये क्रम भी बिल्कुल सही है और ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे और एक समिति बनाई गई थी स्वर्ण सिंह समिति, उसकी रिपोर्ट के आधार पर, उसकी अनुशंसा पे ये शामिल किए गए थे। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है और उसमें ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। केशवानंद भारतीवाद आप सबको पता है, उसमें केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना और ये कहा कि संसद इसमें जिस प्रकार संविधान के अन्य भागों में संशोधन कर सकती है उसी प्रकार इसमें संशोधन कर सकती है, तो ये संशोधनीय भी माना इसमें। अगला प्रश्न है भारत में सर्वोच्च प्रभुता किसमें निहित है? संसद में, संविधान में, जनता में, राष्ट्रपति में? तो इसका उत्तर है जनता में, क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है और हम भारत के लोग से ये पता चलता है कि भारत में सर्वोच्च प्रभुता जनता के पास है, जनता ने ही संविधान को बनाया है। अंत के जो शब्द हैं एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं आज हम इस संविधान सभा में, तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि संविधान लोगों ने मिलकर बनाया है और सर्वोच्च प्रभुता जनता में निहित है। यानी जितने भी
संस्थाएं हैं जो हमारे यहाँ शासन का कार्य करती हैं, उन सबको अंतिम प्रभुसत्ता है वो जनता से मिलती है। भारत आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से संप्रभु है, यानी भारत है वो किसी बाहरी विदेशी शक्ति के प्रभावित होकर निर्णय नहीं लेता और आंतरिक मामलों में भी वो किसी बाह्य हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता। तो इस प्रकार भारत है वो पूर्ण रूप से संप्रभु है। अगला प्रश्न है गणराज्य का अर्थ है। बहुत सी परीक्षाओं में ये प्रश्न आता है गणराज्य का अर्थ क्या है। तो गणराज्य के अर्थ का मतलब है कि राज्य का प्रधान वंशानुगत नहीं है। हमारे यहाँ पे राज्य का मुखिया निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता। जैसे भारत में राष्ट्रपति है वो निर्वाचित है, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पे पहुंच सकता है चुनावों के माध्यम से। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनाव नहीं करती, लेकिन जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि चुनाव करते हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रपति है वो निर्वाचित है और गणराज्य का अर्थ यही होता है। अगला प्रश्न है प्रस्तावना में कितनी प्रकार के न्याय की बात की गई है। देखो, हमने जब प्रस्तावना से उद्देशिका से संबंधित वीडियो अगर आपने देखा हो, नहीं देखा हो तो आप देख लीजिए, उसमें हमने बड़े अच्छी प्रकार से इसका विश्लेषण किया है। तो 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। और एक इम्पोर्टेंट और चीज़ बता दूं, इनके क्रम को भी आपको याद रखना है, पहले सामाजिक, आर्थिक और फिर राजनीतिक। वहाँ पे हमने चर्चा भी की थी, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसकी व्याख्या मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में भी न्याय की बातें की गई हैं। और ये जो 5 है, तो संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। बहुत परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आता है, इनको क्रम से भी याद रखना है, कौन सी स्वतंत्रता दी गई है। कई बार परीक्षा में प्रश्न आ जाता है निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता दी गई है या नहीं दी गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है, बंधुता और अखंडता की भी बात प्रस्तावना में की गई है। अगला प्रश्न है प्रस्तावना को कुंजी नोट किसने कहा है। देखो, प्रस्तावना को बहुत से लोगों ने अलग अलग नामों से पुकारा, इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न बहुत बार रिपीट होते हैं। तो कुंजी नोट किसने कहा है? अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है। अर्नेस्ट बार्कर की पुस्तक है सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। उस पुस्तक के शुरू में उन्होंने भारतीय प्रस्तावना को उद्धृत किया है और इसके बारे में बड़ी अच्छी टिप्पणी की है कि ये जो प्रस्तावना है ये मेरी पुस्तक के कुंजी के रूप में कार्य करेगी। तो अर्नेस्ट बार्कर ने दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावना भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को बताया है। अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, मूल अधिकारों में अनुच्छेद 32 उसको संविधान की आत्मा का है। उन्होंने कहा कि अगर इस अनुच्छेद को संविधान से निकाल दिया जाए तो मेरी नज़रों में जो संविधान है वो मृत हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मुंशी हैं जो के एम मुंशी है, उन्होंने इसे राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है। इसी में एक कथन और आता है, एन पालकीवाला ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है, आइडेंटिटी कार्ड यानी परिचय पत्र की संज्ञा दी है। अब जो प्रश्न है वो मौलिक कर्तव्यों से है। मौलिक कर्तव्य हैं 10, 11, 9, 5। तो वर्तमान में संख्या है 10, 11 वर्तमान में संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। 10 भी सही है। अगर ये पूछा जाए कि 86वें संविधान संशोधन 2002 से पहले संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, तो 10। अगर ऐसा पूछा जाए कि संविधान में जब मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे तब वो मूल कर्तव्य कितने थे, तो 10 थे। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा वही स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे और ये सोवियत संघ के संविधान से लिए गए थे। अगर आज हम कहें तो रूस, अगर रूस उत्तर आता है ऑप्शन में तो भी सही है, सोवियत संघ आता है तो आपको सोवियत संघ टिक करना है। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11 मूल कर्तव्य संविधान में हैं। मौलिक कर्तव्यों की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न है ये कि मौलिक कर्तव्य वाद योग्य, सदैव वाद योग्य हैं, वाद योग्य नहीं है, कभी कभी वाद योग्य है या स्पष्ट नहीं है। तो देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि ये वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी मौलिक कर्तव्यों के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता जिस प्रकार हम मौलिक अधिकारों के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। या किसी व्यक्ति ने मौलिक कर्तव्यों की पालना नहीं की है तो उस पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए दंड की व्यवस्था नहीं है, अर्थात ये नागरिकों के लिए अधिदेशात्मक नहीं है। ये क्या है? ये केवल जो असामाजिक गतिविधियां जैसे झंडे को जलाना है, राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करना है या करेंसी को जलाना है, इनके विरुद्ध एक चेतावनी के रूप में कोर्ट इनको शामिल करता है, यानी एक चेतावनी के रूप में है। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य हैं सभी लोगों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए, दोनों के लिए या दोनों में से किसी के लिए भी नहीं।
तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट उत्तर है भारतीय नागरिकों के लिए। मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। जहां मौलिक अधिकार हैं उनमें से कुछ मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए हैं और बहुत से मौलिक अधिकार भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य है वो भारतीय नागरिकों के लिए हैं। और हमारे मौलिक कर्तव्यों पर हमारी जो संस्कृति है, धर्म है, लोक नियम है, लोक प्रथाएं हैं, उनका भी प्रभाव हमारे मौलिक कर्तव्यों पर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, किस मौलिक कर्तव्य में पर्यावरण की रक्षा की बात की गई है? यहाँ मौलिक कर्तव्यों के क्रम की बात की गई है। 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको आपको क्रम से याद करना है कि पहला कौन सा है, पांचवा कौन सा है, 10वां कौन सा है, 11वां कौन सा है। इसके लिए मेरा जो मौलिक कर्तव्यों का वीडियो है उसमें ट्रिक दी गई है, उस ट्रिक से आप बहुत आसानी से मौलिक कर्तव्यों के क्रम को याद कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है 7। 7वें कर्तव्य में पर्यावरण की रक्षा की बात की गई है। नदी, झील, वनों के संरक्षण और उनको बढ़ावा देने की बात की गई है। अगला प्रश्न है, भाग 4 क का संबंध किससे है? परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, मौलिक अधिकार किस भाग में है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। तो ये 4 क है, ये 4 क में मूल कर्तव्य दिए गए। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, 4 में नीति निर्देशक तत्व है और भाग 4 क में मूल कर्तव्य है। ये 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था और भाग 4 क के साथ अनुच्छेद 51 क जोड़कर मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे। तो दोस्तों, आपको प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट में जरूर बताइए। और गूगल ड्राइव पे मैंने इनकी PDF भी अपलोड कर दी गई है, वहां से भी आप इनको देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे मिले। थैंक यू फ्रॉम कुमार होम स्टडी।